आज अक़लियती एतमाद कॉन्फ्रेंस अल्पसंख्यक विश्वास मेळावा में मौजूद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हमारे प्यारे उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्याध्यक्ष हमारे आदरणीय सांसद नेते प्रफुल्ल भाई पटेल साहब, कोकण सुपुत्र या राज्याचे प्रमुख व सांसद सुनील तटकरे साहब, महिला अध्यक्षा रूपालीताई चाकणकर मैडम, आमदार बाबाजानी दुरानी साहब, अल्पसंख्यक के अध्यक्ष इदरीस भाई नाइकवाड़ी साहब, कार्याध्यक्ष वसीम भाई बुरान साहब, एक्स मिनिस्टर और एक्स एमएलए हमारे बड़े भाई बाबा सिद्दीकी साहब, गर्जे साहब, मेरे साथी इस जिले के पूर्व सांसद मेरे नेते आनंद भाई परांजपे साहब, नामदेव भगत साहब, सभी दिगर शख्सियत और ये डायस पे बैठी हुई एक हमारी नौजवान शख्सियत, उनको भी, और सभी यहाँ मौजूद जिला अध्यक्ष, कार्यकारिणी के सदस्य और हाजिरीन जलसे, अस्सलाम वालेकुम। आज पहली बार मुकम्मल राष्ट्रवादी की तामीर से, कांग्रेस के दौर के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, बट 99 से इतना बड़ा मजमा अक़लियतों को साथ में करने का कोई भी पार्टी जो अपने आप को सेक्युलर कहती थी और है, इन्होंने कभी ऑर्गेनाइज किया नहीं। मैं आदरणीय दादा प्रफुल्ल पटेल साहब, तटकरे साहब और सभी दिगर नेताओं का शुक्रगुजार हूं कि आपने अक़लियत के मामले में अक़लियती एतमाद कॉन्फ्रेंस ना सिर्फ ऑर्गेनाइज की, बल्कि हमको जो यकीन मजबूत करने का, यकीन दिलाने का जो पहल आपने किया है, वही शुरुआत और वही मोहब्बत में इतनी बड़ी आवाम यहाँ मौजूद है। मैं माफी चाहता हूं कि प्रोग्राम थोड़ा देरी से शुरू हुआ, पर मुझे आज फक्र है की दादा आज 18 फरवरी है। तटकरे साहेब आपल्या हस्ते देवगिरी बंगल्यावर 17 जानेवारीला आपण जिल्हा अध्यक्षाची नेमणूक केली। 17 जानेवारीला आपण या राज्याची कार्यकारिणीची आपण नेमणूक केली। पहिला आठवडा जानेवारीचा आपण अध्यक्ष व कार्याध्यक्षची नेमणूक केली। कुठलीही संघटनाचा सेल नाही आहे कि एका महीना काळात, 1 महीने के अंदर चंद्रपुर से लेकर कोल्हापुर, पालघर से लेकर शोलापुर का कोना, ऐसा कोई भी तालुका, ऐसा कोई भी शहर, ऐसा कोई भी नहीं बैठा है कि इस मजमे के अंदर वो मौजूद नहीं है। गढ़चिरौली से कहा हम 12 लोग आएंगे, मैंने कहा 12 लोग आइए। गोंदिया से कहा कि हमको 57 लोगों को आना है, टिकट नहीं मिल रही, मतलब 10 मिल रही है, 10 लोग आइए। दादा तटकरे साहब और प्रफुल्ल भाई ने एक ही कहा था कि रिप्रेजेंटेशन हर जगह से हमको चाहिए। 1 महीने के अंदर किया है। मैं इसके लिए पूरा क्रेडिट इदरीस भाई नाइकवाड़ी साहब, वसीम बुरान साहब और तमाम जिला अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष और कार्यकारिणी और यहाँ चाहने वाले और अक़लियत के लोगों को देता हूं कि उनके एक लब्बे के ऊपर आप लोग यहाँ जमा हुए। मैं तो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजर, एक निरीक्षक करके मुझे नेमा गया था। मेरी ये सोच थी कि दादा की करीब ये तटकरे साहब, प्रफुल्ल भाई की मोहब्बत है कि बेशक अक़लियतों को इसका फायदा पहुंचना चाहिए, इसका फैज आप लोगों को पहुंचना चाहिए। दादा ये एक ही आपके अल्फाज पे आए हुए, आप महायुति सरकार में उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद
जब पहली बार आप एमईटी कॉलेज के अंदर आपका एक बयान है जो हमारे दिल में सह गया। आपने कहा था जोपर्यंत अजित पवार या कॅबिनेटचा सदस्य असेल मी अल्पसंख्याक समाजाला काही होऊ देणार नाही। यही आपके अल्फाज थे दादा, और यही अल्फाज के मोहब्बत में ये कौम इधर मौजूद है, ये अकलियत के लोग यहाँ मौजूद है। दादा हमको मालूम है कि जो आप बोलते हैं वो करते हैं। 1997 में विद्यार्थी क्षेत्र में काम करते वक्त पहली बार आपको मिला था। उस दिन से आपको देखा हो कि आपने जिसको चाहा है उसको सराहा है, जिसको जबान दी है उसको पूरी की है। और यही अकलियत लोग यहाँ जो मौजूद है वो 5 तारीख की सभा की जबान के ऊपर यहाँ मौजूद है। हमें दिक्कतें बहुत हुई दादा, दिक्कतें बहुत हुई। लोगों ने हमें क्या क्या इल्जाम लगाया। या हमारे ईमान वाले 5 वक्त के नमाजी दीनदार भी बैठे हैं, सुन्नती चेहरा है उनका, कि आप बीजेपी के साथ जा रहे हो, आप फलाने के साथ जा रहे हो। बट हमें फक्र है कि दादा एक बार नहीं, आपने बार बार हमेशा यह एहसास और यह यकीन दिलाया आवाम को इस राज्य के कि मैं शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा छोड़ा नहीं हूं। मैंने अल्पसंख्यक की प्रगति और उनके विकास के रास्ते बंद नहीं किया, उनके लिए जद्दोजहद करूंगा, उनके लिए लड़ूंगा। और क्या वो लोग हैं जो हमें इल्जाम लगाते हैं कि तुम बीजेपी के साथ हाथ मिलाए हो, तुम अजीत दादा का फोटो लगाए तो आप बीजेपी के साथ जा रहे हो, तुम बाबरी मस्जिद शहीद करने वाले के साथ जाते हो। आज मेरे आवाम को मैं एक कुछ बात बताने जाना हूं, होश और हवास में बताऊंगा। इतिहास के पन्ने के अंदर लिखा हुआ है जो हकीकी बात है। हाँ, मैं थाना से हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं। थाना में एक आमदार डॉक्टर है, इतिहास में किया है, बट वो कैसा किया है आगे कभी बताएंगे हमने। हमें हमेशा बचपन से, जब भी बचपन से हम रहे, अकलियत बोले तो सेक्युलर पार्टी पसंद करती है, सेक्युलर पार्टी बोले तो कांग्रेस। यही सोच है ना, कांग्रेस और उसके सहकारी पार्टी। बट मैं कहता हूं हाल ही में राम जन्मभूमि में राम मंदिर की तामीर की बात पूरी गरमाई हुई थी। किसने लाया यह मुद्दा? कभी किसी ने सोचा? जो हमको अकलियत के नाम पे अपने पहरेदार, रखवालदार और रहनुमाई इतने साल से कर रहे थे। सिद्दीकी साहब मौजूद है, उनके बांद्रा के भाषण के अंदर उन्हें दुख दर्द बताया। वो तो नसीम सिद्दीकी है ना, अल्पसंख्यक विभाग से, अपने समाज से संबंध रखते हैं, हाँ या ना? क्या तकलीफ हुई उनको पूछो। जिन्होंने राम मंदिर का मुद्दा कब हुआ? 1947 में इस देश को हमको आजादी मिली। 48 में अयोध्या के कलेक्टर की मस्ती की वजह से मूर्ति रखी गई या आई अल्लाह जानता है। जब ये 2 पंडितों का दोनों राज्य में था, एक हमारे आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, और उस वक्त दौरान में मुख्यमंत्री यूपी उत्तर प्रदेश के पंडित वल्लभ पंत जी थे। मसला छोटा सा था, छोटे से तबके का, छोटी सी आवाम का शहर था अयोध्या, मसला उठा के हल हो सकता था। सेक्युलर पार्टी जब तक वो कुछ तकलीफ नहीं देंगी तो वो मलहम कैसा लगाएगी? पहले घाव दो फिर तकलीफ दो। उन्होंने क्या नाराजगी, मसला हल नहीं किया। 6 महीने से साल भर अपने मुख्यमंत्री से बात नहीं की। वाह! 1982 तक, बहुत ही अपने होश और आवाज में आपको बता रहा हूं, 1982 तक कभी किसी ने कहा नहीं कि मंदिर वही बनाएंगे। मसले छोटे चल रहे, कोर्ट कचहरी चल रहा है। सेक्युलर कांग्रेस पार्टी, आपको कांग्रेस आते हैं ना कि आप बीजेपी के साथ जा रहे हो? अरे वो बीजेपी अच्छी जो सामने से वार करती है उसके साथ जुड़ेंगे। दादा जैसा इंसान रहा तो हकीकत में हम संरक्षण, सुरक्षित शिक्षण और आरक्षण सब कुछ लेंगे इंशाल्लाह। बट सबसे पहली बार ये राष्ट्र का मुद्दा कब बना? रामेश्वरम में 1982 में एक धर्म संसद हुई। बड़े बड़े धार्मिक लोग वहां मौजूद थे, और सबसे पहले मांग कौन की?
1982 में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के सीनियर मोस्ट आमदार दाऊ दयाल खन्ना, किसके आमदार? इस राज्य की, इस देश की अपने आप को कहने वाली सबसे बड़ी सेक्युलर पार्टी। क्या एक्शन कांग्रेस ने ली? कुछ नहीं। अलग अलग मामले हुए, हमेशा हमारे साथ खिलवाड़ किया गया। अकलियतों को हमेशा सेलेक्टिवली, बहुत सोच समझ के वापरा गया है। हमको ऐसे नेता के साथ रहना है, ऐसे नेता के बातों पे, ऐसे नेता पे यकीन करके वोट देना है जिससे हमारे अकलियतों के मामलों को सच्चाई और साफ दिली से डील किया जाए, उसके मसलों को हल किया जाए और उसको ताकत दिया जाए, ना कि हमको गुमराह करने वाले। और इस डायस पे ऐसा सच्चा और साफ नेता फक्र और होश आवाज के साथ कहता हूं कि वो हमारे अजीज ने दादा है। अलग अलग ढोंगी, एक ढोंगी बाबा हमारे थाना में भी है, साथी थे हम इतने साल से। अफसोस है, बनाए खून पसीना एक किया। कल भूख रहा था कि दादा ने एक बयान किया बारामती के भाषण में। एसके पाटिल साहब बहुत एक दिग्गज नेता होते थे, कभी इतिहास पढ़िए आप, बंबई में उनको डिफीट किया था उस वक्त के यूनियन लीडर जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने। वो इलेक्शन का एक पहलू और स्ट्रैटेजी थी, पापा पाटिलांना पाड़ा, एक प्रोवर्ब था जो शुरू किया था जब भी पापा। दादा ने उसका भाषण के अंदर उल्लेख किया तो हमारे विद्वान डॉक्टर कहते हैं की दादांना माहिती नाही जॉर्ज फर्नांडिसला मराठी येत नव्हती। अहो माशे, हम सिखाने वाले, हम चलने वाले, साथ में रह के एक इंसान को, किसी को तो भी लीडर बनाना होता है ना। हम जब दोस्तों में बड़े एक को लीडर माना, बनाया, चले, तो आप ही सब सिखाओगे। मुझे उनको इस जरिए कहना है खुसूसन कि आप इतिहास जानिए। जॉर्ज फर्नांडिस डायरेक्ट मैंगलोर से आके इलेक्शन नहीं लड़े थे सका पाटिल साहब के सामने। वो पहले डॉक्स में लगे, उनको नौकरी लगाना पीडी में लो जीते। उसके बाद वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यूनियन बनाए। सबसे पहली महापालिका की चतुर्थ श्रेणी की यूनियन, म्युनिसिपल मजदूर यूनियन उन्होंने बनाई। और जब संयुक्त समाजवादी पार्टी के मुंबई महानगर पालिका में कामकाज इंग्लिश में चलता था और संयुक्त समाजवादी पार्टी के कॉर्पोरेटर शोभनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा कि कामकाज मुंबई महानगर पालिका का मराठी करे, तो उस दौरान उनकी अनुमोदन, उनकी तायीद करने वाला जॉर्ज फर्नांडिस जी थे। कई अरसे के बाद वो इलेक्शन लगा और उनको फ्लुएंट मराठी आती थी। क्या है हकीकत में, दादा एक बात बोलूं, उनके साथ में रह लें, उनको आता नहीं है। वो पोपट की तरह तू तू करते रहते। उन्होंने 2-4 ज्योतिषी रखे हुए जो उनको मालूमात देते हैं, जो भाड़े का ज्ञान लेते हैं। वो आवाम के सामने रोज कभी ना कभी इसी तरह नंगा हो जाते हैं कि उनकी मालूमात कितनी है। मैं ये कहना चाहता हूं, आखिरी बात, ज्यादा वक्त ना लेते हुए, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो ये बातें तो करते हैं, उस बातों को तो हम लोग जरूर कलवा मुमरा के अंदर जवाब देंगे, डट के जवाब देंगे। मगर एक आखिरी बात कहना चाहता हूं कि रोज सुबह आदरणीय दादा के ऊपर जो वो भूख रहा है, वो इस तरह है कि दुनिया के अंदर आपको पता है कुत्ता भूखते रहता है जब तक हाथी देखे नहीं। कुत्ता भूखते रहता है जब तक हाथी देखे नहीं, मगर हाथी की एक सोंड पड़ी तो कुत्तों को पता है कि कितने पीढ़ियों उनको भुगतना पड़ेगा। दादा ने आज तक वो शख्स को ना कभी गिना है, ना गिन रहा है, ना गिनेगा इंशाल्लाह। और ये यकीन हमारे को हुआ उस वक्त जब दादा कार्यालय के उद्घाटन में थाना आए थे। सब पत्रकार और सबको लगा कि दादा वो भूखने वाले के ऊपर कुछ बोलेंगे। उस वक्त हमको यह एहसास और यकीन हुआ कि दादा ना उसको गिनता है, ना कभी गिनेगा। तो मैं एक ही कहना चाहता हूं, कम छेड़ो हमको। हमारे हत्ती ने कभी देख ली और एक सोंड मारी तो आपका खानदान भी कब किधर किधर फेंका जाएगा पता नहीं चलेगा। यह हमारा आपको आह्वान है।
मैं ज़्यादा नहीं वक्त लेते हुए मैं सभी लोगों का शुक्रगुजार करता हूँ। बहुत कुछ कहना है दादा। अक़लियत के माइनॉरिटी के मामले में आपको कुछ हमने ठहराव प्रेजेंट करने वाले कुछ ठहराव बनाए हुए हैं, जो कुछ मुख्तसर तौर पे इदरीस भाई ने, वसीम भाई ने उनके स्पीच में कहा। दादा हमारी यह सोच है कि इतना बड़ा मजमा जमा है तो कुछ वजूद रहना चाहिए, कुछ एक एजेंडा रहना चाहिए। हमने कुछ 12-15 एजेंडा 9 ठहराव में तब्दील किए हैं। वो मुख्तसर तौर पे जब इदरीस भाई और बाकी जिगर शख्सियात पढ़ेंगे तो पता चलेगा। मेरी दरख्वास्त है, शिक्षण, आरक्षण और संरक्षण के अलावा हमने कुछ नहीं मांगा है। हमने आपसे ना ओहदा मांगा है ना कुछ मांगा है। हमको हमारी अक़लियत का भला करो खाली। बहुत कुछ अल्लाह के जरिए, आपके जरिए हमको मिला है। ये हमने कुछ आरक्षण के मांगे हैं। मैं सभी मिनिस्टर, आमदार साहब जिन्होंने इतने बड़े मजमे को, बाबा जानी साहब खुद गाड़ी में 50 गाड़ी लेकर आए, ढोल ताशा बजाते लाए। ऐसे हमारे आमदार भी हमको जज्बा देते हैं। तो ऐसे लोगों का मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और इस आलीशान प्रोग्राम के अंदर 2 लोगों का नाम लेना जरूरी है, ना लूँ तो गलत होगा। गर्जे साहब आपका भी शुक्रिया, बट सबसे जरूरी हमारे एक्स MP मेरे साथी अनंत परांजपे जी, जिन्होंने पूरी मेरी जिम्मेदारी वेन्यू की संभाली। जब मैं लोगों को जमा कर रहा था, लोगों से कांटेक्ट कर रहा था, उन्होंने मुझे हिम्मत दी कि मैं ये जिम्मेदारी संभालूंगा। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। नामदेव भगत जी का मैं शुक्रगुजार हूँ। सभी दिगर शख्सियत का शुक्रगुजार हूँ। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपकी इजाज़त लेता हूँ। दादा इस प्रोग्राम में कुछ कमी हुई रहेगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। किसी को दावत देने में, कोई भी आने जाने में, तो मैं दादा आपसे माफ़ी मांगता हूँ। पहली बार इतना बड़ा प्रोग्राम 1 महीने के वक्त के अंदर हमने किया है। इंशाल्लाह आने वाले साल के अंदर इससे अच्छा आलीशान प्रोग्राम हम करेंगे मिलके सब। और बस ये अक़लियत का ख्याल रखो दादा, यही दरख्वास्त करता हूँ और इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी। अल्लाह हाफिज। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।